तो डिप्स और बता दे बेटा, क्या क्या कैसे पोस्चर होता है डिप्स का आपका? सबसे पहले सर वो ऐसे डाउन होने के लिए बोलेंगे। अच्छा, स्क्वेट्स का और बता दे, स्क्वेट्स का कैसे? इसमें ऐसे रहना है कि जैसे। तो सिटअप्स का और बता दे थोड़ा। मैं अक्षय चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अचीवर्स डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा, अचीवर डिफेंस एकेडमी वो संस्था जो दे चुकी अभी तक 1300 प्लस सिलेक्शन, और उसी लड़ी में एक और बच्चा है सुखदीप, जो कि जींद का रहने वाला है। इसका गांव है बुड्ढा खेड़ा। इसका भी हाल फिलहाल एयरफोर्स फेज़ 2 क्लियर हुआ है, फेज़ 1 क्लियर हुआ है, और ये जल्द ज्वाइन कर लेगा इस ईयर के एंड तक एयरफोर्स। तो सबसे पहले बेटा सुखदीप, बहुत बहुत बधाई हो आपको। थैंक यू सर। तो पूरी जर्नी जानेंगे हम सुखदीप की, कैसे इसने तैयारी की। तो एयरफोर्स वाई ग्रुप में इसका सिलेक्शन हुआ है, अगर अभी अग्निपथ की भाषा में उसको मैं कहूँ तो अदर देन साइंस में, ठीक है। तो पूरी चीज़ें इससे पता करेंगे, कैसे इसने स्टार्ट किया, किसने इसको मोटिवेट किया। तो सारी जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट से स्टार्ट कर लेते हैं बेटा। तो किसने बताया था आपको अचीवर्स का, मतलब हिसार कैसे आना हुआ? सबसे पहले आप जींद से हैं, ठीक है, और हिसार की अकेडमी में कैसे पहुँचे आप फिर? सर मेरे एक सीनियर थे, उन्होंने क्लोज कर लीजिए इसको थोड़ा, टर्न कर लें ऐसे। सर मेरे एक सीनियर थे, आई कॉन्टेक्ट वहाँ पे देखो। मेरे एक सीनियर थे हॉस्टल से, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ। उन्होंने यहाँ से कोचिंग ली थी और वो एक अच्छे रैंक के साथ अभी एयरफोर्स एक्स ग्रुप ज्वाइन करके ट्रेनिंग करके अभी अपनी जो ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे यहाँ का बताया था सर। अच्छा, तो मतलब तू कब आया था हिसार, कब आया था, कौन से सन में आया था? सर मैं 2020 में आया था हिसार। अच्छा, 2020 में आया था हिसार, ठीक है। मतलब तेरे को जिसने बताया था वो भी अपने यहाँ से तैयारी करके गया था? सर यहाँ से सिलेक्शन लेके गया है सर। वो आपके गांव का था क्या? नहीं सर, वो मेरे हॉस्टल में साथ पढ़ता था, मेरे सीनियर थे वो। अच्छा, आपके सीनियर थे। आपके कौन से स्कूल से पढ़े हैं आप? नवोदय से? यस सर, नवोदय से। अच्छा, नवोदय में इसका सीनियर था जो कि अपने पास तैयारी करके गया था अचीवर से ही, वो सिलेक्ट हुआ था यहीं से। उसके बाद इसको पता चला तो ये भी अपने पास तैयारी करने आ गया। चलो ठीक है। उसके बाद बेटा फिर? सर मैं और मेरे दो साथी। कब की बात है? 2020 में तो मेरे ख्याल में लॉकडाउन था। यस सर, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही सितंबर में थोड़ा ढीला हुआ था और एकेडमी खुलने लगी थी, तब मैं और मेरे दो साथी आए थे। अच्छा, तू और तेरे दो साथी आए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे एकेडमी रनिंग में थी। अगस्त की बात, सितंबर की बात है? यस सर, अगस्त सितंबर की बात है। उस टाइम पे लॉकडाउन का टाइम चल रहा था। उस टाइम पे लॉकडाउन के टाइम पे भी अपना बैग उठा के घर से और हिसार आया स्पेशली तैयारी करने के लिए, जिस टाइम पे लोग डरे हुए थे। पहली लहर थी वो। तो बेटा, जब आपको कुछ हासिल करना है तो मुश्किल वक्त में भी आपको स्टेप उठाने पड़ते हैं। तो ठीक है, तो आपने तैयारी स्टार्ट कर ली 2020 में, लेकिन आज हम बैठे हैं लगभग 2022 में। 2 साल का समय रहा। तो 2 साल तक कैसे मोटिवेटेड रहे आप? मतलब सर जैसे ही मतलब एकेडमी मेरा रेगुलर आना जाना रहता था, और यहाँ पे मेरे जो टीचर हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है मेरे को मोटिवेट रखने में। अच्छा, मतलब अगस्त से लेके कब तक तैयारी की आपने? सर मैंने अप्रैल तक तैयारी की थी, क्योंकि हमारी जो वैकेंसी थी वो अप्रैल में ही एग्ज़ाम होना था, लेकिन वो कोरोना की वजह से कैंसिल हो गया। मतलब 2021 में आ गए फिर आप? मतलब अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं आप? यस सर। 2021 में जो एग्ज़ाम होना था वो कैंसिल हो गया था, ठीक है। उसके बाद उससे पहले सर एक नेवी कोस्ट गार्ड का भी मेरा एग्ज़ाम निकल गया था, बट उसके मेरे फाइनल लिस्ट में नहीं हो पाया था। अच्छा, तो मतलब जो अप्रैल में एग्जाम होना था वो कैंसिल हो गया। वो मेरे ख्याल से जुलाई में हुआ था। सर वो जुलाई में एग्जाम हुआ था। वो एग्जाम भी मेरा बहुत अच्छा हुआ था, लेकिन किसी कारणवश उसका रिजल्ट ही नहीं है पाया। जो जुलाई 2021 का जो कैंसिल हो गया था फेज 1 का रिजल्ट, उसमें भी इस बच्चे का अच्छा खासा पेपर हुआ था, लेकिन रिजल्ट नहीं आ पाया। उसके बाद फिर दोबारा बीच में आपने डिग्री कोर्स के लिए भी मेरे ख्याल में डिग्री कर रहे हैं अभी मैं सर HAU में पढ़ता हूँ। अच्छा, अभी HAU में पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। HAU में कौन सा कोर्स कर रहे हैं बेटा? सर अभी मैं एग्रीकल्चर कर रहा हूँ। अच्छा, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एक अच्छा खासा कोर्स भी मिल जाता है आपको, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो बेटा, ठीक है ना। क्योंकि इसको 2 साल तक सिर्फ ये इस भरोसे नहीं रह सकता था हिसार में कि भाई इसका सिलेक्शन है, और क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा था। लंबा का मतलब है बीच में लॉकडाउन आ गया, फिर भर्तियाँ आई, भर्तियाँ कैंसिल हुई। उसके बाद अब बैठे हम 2022 में, फिर अग्निपथ स्कीम आई, उसने भी बच्चों को बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट किया। तो जब आपको पता चला अग्निपथ का, तो क्या आया मन में कि भाई करना है नहीं करना है? सर एक बारी तो मैंने सोचा था कि अभी नहीं करना, अभी फॉर्म भी फिल नहीं करूँगा, क्योंकि इससे अच्छा तो करियर मैं यहीं पर बना लूँगा अपना। लेकिन सर फिर मैं अकेडमी बुलाया गया था मेरे को, और फिर मैं आपसे ही मिला था, और आपने ही मुझे मोटिवेट किया था कि बेटा तैयारी करो, आगे का किसी को कुछ नहीं पता। वही बता
बताता हूँ मैं बेटा कि कुछ नहीं पता आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, जो मिल रहा है उसको तो एक बार आपको ग्रैब करना चाहिए, ठीक है। तो फेज 1 की अगर बात कर लें, जो बच्चे हैं जो +2 पास करने वाले हैं या +2 में हैं, तो उनको सिलेबस के बारे में कैसे बताएंगे आप। एयरफोर्स वाई ग्रुप की अगर मैं बात कर लूँ, 4 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश आता है, रीजनिंग आता है, जीके आता है और मैथ्स आता है। तो उनमें किस प्रकार से इनका वो होना चाहिए। जैसे सर मैं यही कहना चाहूँगा, जो एकेडमी करवा रही है वो सबसे बेस्ट है, क्योंकि जैसे मेरे एग्ज़ाम में 20 नंबर की इंग्लिश आई थी, 20 में से पैसेज को छोड़ दें तो 16 नंबर का मेरा डिट्टो बुक से ही आया था। मतलब अचीवर्स की बुक से ही मिलते हैं बच्चों के क्वेश्चन, वो एयरफोर्स वाई ग्रुप का हो, एक्स का हो या नेवी SSR का हो, जितने भी आपने इंटरव्यू देखे होंगे बेटा, सभी बच्चे यही कहते हैं सर जो क्लास में करवाया गया उससे बाहर कुछ नहीं आया था, ठीक है। इंग्लिश की बात कर लें तो मतलब जो अकेडमी में करवा दिया अगर वो बच्चा कर ले तो वो सफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद अगर बात कर लें बेटा हम रीजनिंग की, क्योंकि उसकी भी बहुत डोमिनेंसी रहती है। लगभग कितने नंबर की आती है? 17 लगभग 16 से 18 नंबर की रीजनिंग रहती है। 16 से 18 नंबर की रहती है। तो बेटा 2 ही सब्जेक्ट आपके डोमिनेट करते हैं एयरफोर्स वाई ग्रुप में, एक तो इंग्लिश और दूसरा रीजनिंग। तो उसमें कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिले? सर जैसे अमित सर ने जो क्लास में क्वेश्चन करवाए थे, अगर उनके नोट्स बनाए हैं ना, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन भी आए हैं। मतलब ये सेम टू सेम भी, और साथ में ये जैसे एक टाइप सर ने करवा दिया तो वो टाइप रिपीट ही हुआ वहाँ पे, मतलब कोई नया क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा जीके की। तो जीके में किस प्रकार के क्वेश्चन, क्योंकि जीके का सिलेबस बहुत ज़्यादा वास्ट है सर, और बच्चा जो तैयारी कर रहा है एयरफोर्स की उसको क्या बताएंगे आप, क्या पढ़ना चाहिए उसको जीके के लिए? सर जीके के लिए मिसलिनियस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जैसे ये 1 लाइनर होते हैं ना कि मतलब सबसे जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया ऑथर्स एंड बुक्स और इम्पोर्टेंट डेज, ठीक है कैपिटल। उसके बाद मैथमेटिक्स का तो बड़ा माइन्यूट सा रोल रहता है, लेकिन रोल है कहीं ना कहीं। तो मैथ्स में क्या सजेस्ट करेंगे आप? सर मैथ्स में मैं यही सजेस्ट करूंगा, जो एकेडमी की वर्क बुक है उसको ही रिपीट करें बार बार। अच्छा, एकेडमी वर्क बुक को रिपीट करें, ठीक है बेटा। तो अचीवर्स के स्टूडेंट है तो बिल्कुल आप आसानी से सिलेक्शन ले ही सकते हैं यहाँ से, लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो भी एकेडमी विजिट कर सकते हैं बेटा। जो बैचेज हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं फॉर एयरफोर्स, नेवी एंड NDA। चल ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें बेटा, तो आपका स्कोर क्या रहा? 40 के लगभग है? सर 40 है। 40। तो 50 में से 40 नंबर स्कोर करना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो कट ऑफ है इस बार 34 पे आई गई है, लेकिन बच्चे का इसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 40 एक सेफ स्कोर हम कह सकते हैं। उसके बाद बेटा फेज 2 की बात कर ले। फेज 2 बड़ा शॉर्ट नोटिस पे हुआ, तो उसकी कैसे कुछ तैयारी की आपने, क्या कुछ रहा? सर फेज 2 में जैसे ये सबसे मेन अब की बार था ग्रुप डिस्कशन, क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों को 6 से 7 दिन ही मिल पा रहे थे, बहुत शॉर्ट नोटिस पे था जीडी। और साथ के साथ ही सर जैसे मेरा सिकंदराबाद था तेलंगाना, यहाँ से 32 घंटे का रास्ता था, तो मेरे को तो और भी कम टाइम मिला था सर। और बहुत से बच्चे तो ये सोच के फेज 2 देने भी नहीं जा रहे थे इस बार कि सर मैंने तो बहुत दूर है, इतनी दूर जाऊं और कोई फ़ायदा भी नहीं है। तो लेकिन फिर भी मोटिवेट रहना एट लास्ट, मतलब जो जीतता वही है जो मंजिल तक पहुंचता है। जो मंजिल से पहले ही अगर अपना रास्ता छोड़ देगा वो एट लास्ट कुछ हासिल नहीं कर पाएगा। तो 32 घंटे का सफ़र करके आप पहुंचे थे फेज 2 देने, ठीक है। तो फेज 2 में क्या कुछ रहा बेटा? कितने बजे आपका एंट्री टाइम था? सर हमारी सुबह 5:30 की रिपोर्टिंग थी, ठीक है। 5:30 बजे आपने रिपोर्ट कर दिया। कहाँ था फेज 2 आपका? मेरा सर सिकंदराबाद तेलंगाना। सिकंदराबाद तेलंगाना, ठीक है। तो उसके बाद लगभग कितने बच्चों ने रिपोर्ट किया था? सर लगभग हमारे 400 बच्चों ने रिपोर्ट किया था। अच्छा, ठीक है। 400। वैसे रिपोर्टिंग कितनों की थी वहाँ पे उस दिन? रिपोर्टिंग थी सर अराउंड 420 के आसपास की रिपोर्टिंग, मतलब 420 बच्चों के लगभग रिपोर्टिंग थी, जिसमें से 15-20 बच्चे एब्सेंट रहते हैं। तो वही हुआ कि 20 बच्चे एब्सेंट थे, 400 बच्चों ने रिपोर्ट किया वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट क्या हुआ बेटा आपका? सर सबसे पहले हमारे जैसे ही उन्होंने थोड़े जो डिटेल नोटिफिकेशन थी, इन्फॉर्मेशन फिल करवाई, और उसके बाद 100 बच्चों का ग्रुप बना दिया था। अच्छा, पहले डिटेल्स भरवाई, उसके बाद 100 का ग्रुप बना दिया फिजिकल के लिए। यस सर, 4 ग्रुप बने तुम्हारे, ठीक है। तो सबसे पहला इवेंट तुम्हारा फिर रनिंग हुआ था। यस सर। तो रनिंग आपको बता दूं बेटा, मैं 1600 मीटर लगानी होती 6.5 मिनट में। तो कितना पूरा 6.5 मिनट टाइम दिया या कम दिया, ज़्यादा दिया? बिल्कुल वो पूरा एग्जैक्ट 6.5 मिनट ही दे रहे हैं, ना तो 6:29 दे रहे हैं और ना ही 6:31 दे रहे हैं। अच्छा, और एक बच्चों को डाउट रहता है, जो सिकंदराबाद का जो ग्राउंड है वो सर्कुलर है या लॉन्ग रन है, कैसे है? सर वो लॉन्ग रन ही है, वो ऑन रोड है। मतलब सीधा आपको 1600 मीटर जाना है या अप डाउन है? सर जैसे है कर्व में है, राउंड तो है लेकिन स्क्वायर टाइप में है वो एक्चुअली। अच्छा, स्क्वायर में है। एक पूरा स्क्वायर है, कितने मीटर का हो लगभग, कितने राउंड लगवाए? एक ही राउंड में कंप्लीट हो जा रहा है। एक राउंड में 1600 मीटर आप कंप्लीट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो मतलब सिंगल रन है, बार बार रिपीट नहीं करना आपको,
ठीक है ठीक है। उसके बाद 1600 मीटर में कितने 100 बच्चों के ग्रुप में से कितने बच्चे बाहर हुए? 100 में से सर हमारे लगभग 40 to 45 बच्चे आउट हो गए थे। अच्छा, फिजिकल सिर्फ रनिंग में? सिर्फ रनिंग में ही आउट हो गए। सिर्फ रनिंग में 100 में से 42 बच्चे आउट हो गए। अमेरिकन एवरेज माने तो लगभग 250 बच्चे रह गए आपके। यस सर, आफ्टर रनिंग। उसके बाद बेटा? उसके बाद सर हमारी हुई थी पुशअप्स के। अच्छा, पुशअप्स में फिर कितने बच्चे बाहर हुए? पुशअप्स में सर लगभग मेरे ग्रुप से 5 से 10 बच्चे बाहर हो गए थे। अच्छा, तेरे ग्रुप से लगभग से 5 से 10 बच्चे बाहर हो गए थे। मतलब अगर हम 40 बाहर हो गए थे, यस सर, और 10 और बाहर करते हैं 50 बच्चे बचे गए। यस सर, 50 बच्चे बचे। ठीक है, तो उसमें कोई ये पोस्चर का भी रोल होता है क्या? यस सर, उसमें करेक्ट पोस्चर बहुत नेसेसरी है। करेक्ट पोस्चर मतलब किसको करेक्ट मान सकते हैं हम? यस सर, जो उनका स्टैंडर्ड है कि मतलब शोल्डर स्ट्रेट रहने चाहिए, जितने ब्रॉड शोल्डर हैं उतने ही ब्रॉड अपने पैर रहने चाहिए। अच्छा। और जो उनके ऑर्डर होंगे कि अप तो अप रहना और वरना डाउन तो डाउन। अच्छा, मतलब लगभग कितने समय का? जैसे मतलब सर पहले जो stand by? 6 डिप्स थी उनमें उन्होंने 4 से 5 सेकंड के लिए बोला था। अच्छा, पहले 6 डिप्स में 4 से 5 सेकंड के लिए डाउन। यस सर, फिर अप, फिर डाउन, मतलब 6 सेकंड डाउन रहना था आपको। यस सर, ठीक नॉर्मल। है। उसके बाद लास्ट की जो 4 डिप्स थी सर उनमें 8-9 सेकंड तक लेके जा रहे थे, मतलब टफ करते जा रहे थे उस तरफ लेके जा रहे थे। ठीक है ठीक है। तो मतलब 10 सेकंड तक बच्चों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। और तो 10 डिप्स लगाने थे। यस सर, ठीक 10 है। डिप्स लगाने। उसके बाद बेटा अगला इवेंट है? उसके बाद सर हमारी हुई थी ये स्क्वाट्स हो गए थे सर। अच्छा, स्क्वाट्स में लगभग कितने? स्क्वाट्स में तो सर सिर्फ 1 या 2 बच्चा ही मुश्किल से बाहर हुआ होगा। 1 या 2, मतलब स्क्वाट्स में कम बच्चे बाहर होते हैं उठक बैठक में। उसमें भी पोस्चर का कोई रोल रहता है? यस सर, उसमें भी करेक्ट पोस्चर नेसेसरी है। ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद आपके हुए फिर सिटअप्स का बड़ा रोल रहता है। सिटअप्स कहते हैं भाई सीधा हाथ करके या हाथ, मतलब कैसे करना होता था सिटअप्स में सर उन्होंने जैसे जो GTI रहता है वहाँ पे, बाकी से सारी डिटेल हम करवा के देखेंगे एट लास्ट। ग्राउंड ट्रेनिंग, ग्राउंड पे इस पे देखना बेटा किस प्रकार से पोस्चर रहता है। ग्राउंड ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर है वो पहले एक बार करके दिखाएगा कि ये करेक्ट पोस्चर है। अच्छा। तो हमें उसमें ही करना होगा। ठीक है, सिटअप्स में भी। यस सर। उसके बाद आपका ना सिटअप्स हो गया। यस सर। तो कितने 10 सिटअप्स लगाने होते हैं, उसमें कितने बार हुए लगभग बच्चे? उसमें सर 5 से 6 बच्चे बाहर हो गए। 5 से 6 बच्चे बाहर हो गए। ठीक है ठीक है। तो उसके बाद अगर हम बात कर लें फिर लगभग आपके 200 बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए मान सकते हैं। 200 बच्चे आउट। मतलब 420 की रिपोर्टिंग थी जिसमें से 400 ने रिपोर्ट किया, आधे बच्चे फिजिकल में बाहर हो गए, 200 बच्चे बच गए। फिर उनका क्या हुआ? SRT। यस सर, उसके बाद SRT हुआ था। तो SRT क्वेश्चन जो अपने यहाँ पे एकेडमी में सर जो यहाँ पे थे डिट्टो ऐसे ही लग रहा था कि कहीं एकेडमी वाले ही तो नहीं आ गए। तो एकेडमी वाले क्वेश्चन ही पूछे गए थे जो फेज 2 के लिए जब तैयारी कराई गई बच्चों को, तो वही क्वेश्चन आपको वहाँ पे दिखे। तो उसमें 45 में चला वो कितने क्वेश्चन SRT के थे? रीजनिंग के भी क्वेश्चन होते हैं? रीजनिंग के उसमें 6 से 7 क्वेश्चन रीजनिंग के थे। अच्छा ठीक है। और बाकी क्वेश्चन आपके SRT के थे। ठीक है। तो कितने बच्चे बाहर हुए बेटा SRT में? उसमें सर हमारे बैच से लगभग 25 से 30 बच्चे SRT में आउट हो गए थे। मतलब 200 में से हम पकड़ के चले तो लगभग 175 बच्चे हो गए ऐसे। यस सर। जो कि बच गए आपके 25 SRT में। बाकी 25 तो ज़्यादा बाहर कर दिए ना? यस सर, बट इस बार ये था कि हर चीज़ को टफ रखा था उन्होंने। जैसे पिछली बार फिजिकल में हर बच्चे को 2 चांस दिए थे डिप्स वगैरह के लिए। अच्छा। इस बार किसी को भी सेकंड चांस नहीं मिला। मतलब जो डिफिकल्टी लेवल था इस बार वो फेज 2 का बढ़ा दिया गया था। यस। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात कर लें बेटा 175 बच्चे रह गए। यस सर। इनका हुआ अब GD। कितने बजे के लमसम आप मतलब फिजिकल और SRT से फारिग हो लिए थे? SRT से हम 3 बजे फ्री हो गए थे। अच्छा 3 बजे, मतलब सुबह 5:30 बजे से लेकर 3 बजे तक आपका फिजिकल और SRT कंप्लीट हो गया था। मतलब फिजिकल की बात करें तो 12-1 बजे तक हो जाता है कंप्लीट है। फिजिकल सर सुबह जल्दी कर देते हैं, 9 बजे तक कर देते हैं, बट जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें टाइम लगता है। अच्छा, पहले फिजिकल हो गया, बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। यस सर जी, मतलब इस बंदे को सिलेक्ट किया अभी फिजिकल के बाद, और जो बचे हुए हैं सर उनको बाहर मतलब भेज दिया गया है। Yes, अच्छा, वेरीफाई करते हैं कौन से सिलेक्ट हुए हैं और कौन से रिजेक्ट हुए हैं। यस सर। ठीक है। उसके बाद SRT। यस सर। SRT से 3 बजे फ्री हो गए आप। Yes, sir. उसके बाद बेटा उसके बाद सर हमारी 5 बजे तक हमें ये बोला था कि आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रही है, 5 बजे आपका GD शुरू होगा। मतलब 3 से लेके 5 बजे तक फिर से वही रीवेरिफिकेशन किसका हुआ और किसका नहीं Yes, हुआ, sir. वो चीज़ें चेक और हुई। उसमें सर लंच करने के लिए उन्होंने बोल दिया था कि लंच कर सकते हैं आप 3 से 5। अच्छा 3 से 5 लंच कर सकते हैं। तो 5 बजे कहीं ना कहीं आपका GD स्टार्ट हो गया था। तो GD में कितने बच्चों के ग्रुप बनाए गए थे? ऑन एन एवरेज सर 15 का एक ग्रुप था, लेकिन मेरा लास्ट ग्रुप था तो हमारे बैच में हमारे ग्रुप में 16 बच्चे थे।
अच्छा, आपके ग्रुप में 16 बच्चे थे, ठीक है। तो 16 वही सेमी सर्कल में बैठा दिया होगा यस वहाँ सर, पे? जैसे यहाँ पे एकेडमी में होता था सेम टू सेम ऐसे ही। लेकिन थोड़ा सा पैटर्न इस बार चेंज हुआ है मेरे ख्याल पैटर्न से। चेंज ये था, जैसे हर बार ये था कि एक पेज दे देते थे वो कि अपने आप को सेल्फ रीड करना है, बट इस बार जो कमांडिंग ऑफिसर थे वो रीड कर रहे थे और हमें सुनना था ध्यान से। मतलब रीडिंग का जो पोर्शन था उसको लिसनिंग में कन्वर्ट कर दिया लिसनिंग उन्होंने में कहीं। कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ठीक है। मतलब इस बार क्या था, वो यूजुअली क्या होता था, सीट दे देती थे आपको वहाँ पे एयरफोर्स से, और उसको आपको पढ़ के समझना था कि भाई किस टॉपिक पे डिस्कस करना है। इस बार क्या हुआ कि आपका जो कमांडिंग ऑफिसर था, जो विंग कमांडर या ग्रुप कैप्टन रैंक का अधिकारी होता है, उसने उसको सीट को पढ़ा या उसके सहायक ने पढ़ा? नहीं सर, उसी ने पढ़ा, ऑफिसर ने पढ़ा था। Yes, sir. ठीक है। और उसको आपको सुन के पता लगाना था भाई किस टॉपिक पे हमें डिस्कस करना। तो उसकी स्पीड लगभग कितनी थी? नॉर्मल स्पीड थी सर, अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो एक्चुअली हम समझ आराम आ से जाएगा। समझ भी सकते हैं। अच्छा, और साथ के साथ सर उसमें नोट भी करना था हमें। अच्छा, पेज भी दिए गया था? यस सर, रफ पेज दिया गया था। और फेयर भी था क्या? यस सर, पहले रफ पेज मिला, जब और रफ पेज पे तब तक ही लिख सकते थे जब तक वो पढ़ रहा है। अगर जब उसने पढ़ना बंद कर दिया तो हमें राइटिंग स्टॉप करनी होगी रफ पेज पे। मतलब इस बार थोड़ा पैटर्न चेंज था। जो ऑफिसर है बेटा वो आपका रीड कर रहा था, ठीक है, और आपको एक रफ पेज दे दिया गया कि आप उनके उसके अंदर सुन के पॉइंट्स उस पर नोट कर सकें, और बाद में वो रफ पेज आपसे ले लिया गया। फिर फेयर आउट करना था आपको? यस सर, फेयर आउट करना। रफ में से देख के फेयर करना यस था? सर, रफ में से देख के भी कर सकते थे, अगर किसी को अपने कॉन्फिडेंस है तो वो डायरेक्ट भी कर सकते। मतलब समरी वगैरह लिखने के लिए कह रहे थे क्या? कैसे? यस सर, मतलब आपने इस टॉपिक से क्या समझा है, क्या इसके प्रोज हैं, क्या इसके कॉन्स हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसे लिखवा लिया उसने आपसे? यस सर, मतलब अपने व्यू थे कि हम इससे क्या मतलब आपको जो पहले तो आपने रफ में तो पॉइंट्स वगैरह लिख लिए, यस सर, और जब आपको फेयर आउट उसको करना था तो उस पे आपने समरी टाइप में समरी लिख दिया, ऐसे लिख दिया। यस सर, मतलब उसने आपकी लिसनिंग स्किल्स चेक की पहले, फिर राइटिंग स्किल फिर जो आपका पेज वो वापस ले लिया उसने? यस सर, उन्होंने वो अपना कमांडिंग ऑफिसर ने पेज सबसे ले लिया था। ठीक है, तो उसने फिर वो पढ़ा होगा शायद, चेक यस वगैरह सर, किया जैसे होगा। फिर टॉपिक इंट्रोडक्शन और सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए टाइम मिलता है। अच्छा, फिर वो सीट ले ली, फिर एक बार स्टेप पे चलेंगे, उसने ले लिया, कलेक्ट कर लिया, फिर उसने आपको बैठा दिया। और फिर आपका सबसे पहला क्या क्या उसने भाई सेल्फ इंट्रोडक्शन? यस सर, सेल्फ इंट्रोडक्शन और टॉपिक इंट्रोडक्शन दोनों कंबाइन देना था। और 1 मिनट का टाइम है, वो आपके ऊपर है कि आप सेल्फ इंट्रोडक्शन को कितना खींचते हैं और टॉपिक इंट्रोडक्शन को कितना इंपॉर्टेंस देते हैं। मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन 30 सेकंड का, लगभग 30 सेकंड का टॉपिक इंट्रोडक्शन, लेकिन कोशिश करना बेटा शॉर्ट रखें हम सेल्फ इंट्रोडक्शन को, और इसको फैमिली इंट्रोडक्शन ना बनाइए, हमेशा बताया जाता है बच्चों को। टॉपिक ये जो सेल्फ इंट्रोडक्शन हो, खुद के बारे में जानकारी देनी है आपको, ज़्यादा कम से कम घर वालों का जिक्र उसमें होना चाहिए, और उसके बाद टॉपिक के बारे में बोलना होता है। तो 1 बाय 1 सभी ने अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोडक्शन, और जैसे सेल्फ टॉपिक और दोनों चल रहे थे, जिस टेस्ट नंबर दे रहा था टॉपिक इंट्रोडक्शन, साथ ही साथ उसकी जो फेयर शीट थी वो पढ़ के देख रहे थे कमांडिंग ऑफिसर। मतलब जैसे तू बोल रहा है तो मेरी जो फेयर शीट थी, फेयर शीट वो उसके सामने है काउंटर पे, यस वो उसको पढ़ रहा है कि भाई इसने क्या लिखा है, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है और क्या लिखा है। हाँ हाँ, मतलब उसको टैली कर रहा था कहीं ना कहीं, वो बोल कुछ अलग रहा है, लिख कुछ अलग दिया। यस सर, ठीक है। उसके बाद सभी ने सेल्फ इंट्रोडक्शन, टॉपिक इंट्रोडक्शन दे दिया। यस सर, फिर उसके बाद मतलब कितने, उसने कोई डिसाइड किया था कि भाई आपको कितने वर्ड्स में लिखना है फेयर पेज पे? नहीं सर, ऐसा कोई जिक्र किया उसने? उन्होंने ये बोला था कि एक ही फेयर शीट मिलेगी, इसको एक तरफ लिखो या दोनों तरफ लिखो, वो आपके ऊपर है। अच्छा, समय कितना दिया था लगभग फेयर शीट पे लिखने? लगभग सर 5 मिनट दिया था सर फेयर शीट पे। फेयर शीट पे 5 मिनट दिया था, 5 मिनट में उसने पढ़ने में लगा दिए थे। यस, लैंग्वेज तो इंग्लिश ही यूज होती है वहाँ पे? यस सर, लैंग्वेज यूज करनी उन्होंने ये पहले ही बोल दिया था जैसे ही हमने एंटर किया था कि सिर्फ इंग्लिश ही यूज करनी है। हाँ, यू विल हैव टू यूज इंग्लिश लैंग्वेज ओनली इन ग्रुप डिस्कशन। बेटा इस बात का बड़ा ध्यान रखना होता है, इंग्लिश का मेजर रोल है कहीं ना कहीं वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो गया, टॉपिक इंट्रोडक्शन हो गया, सभी ने कंप्लीट कर दिया, ऑफिसर ने ऑब्जर्व कर लिया आपने क्या लिखा है। उसके बाद फिर जीडी इनिशिएट करने के लिए ऑफिसर ने कहा था, आपने खुद से किया था? नहीं सर, ऑफिसर ने नहीं बोला था, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया था कि अपने आप तुम इनिशिएट करोगे और अपने आप ही कंक्लूजन करोगे। अच्छा, उसने स्टार्टिंग में बोल दिया, स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शन दे दी उसने। फिर इनिशिएट किसने, आपने किया था किसी और ने? मेरे ग्रुप में से मैंने इनिशिएट किया। अच्छा, तो ये हमेशा बच्चों को बताया भी जाता है बेटा, इनिशिएशन का बड़ा मेजर रोल है, आपको बताया भी जाता है। ये फेज 2 की जब क्लास चलती है बच्चों की, कि जो बच्चा इनिशिएट करता है 100% चांस है उसका सिलेक्शन उसी टाइम पे हो जाता है, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटी रिप्रेजेंट करता है। भाई सभी बच्चे चुप बैठे हैं, तो कैसा ग्रुप था आपका, मतलब फिर पार्टिसिपेशन के टाइम पे? मेरे ग्रुप में हम सबसे ज़्यादा बच्चे मेरे में ही थे, ऑन एवरेज 15 रहते थे, तो मेरे में 16 बच्चे थे सर ग्रुप डिस्कशन के लिए। और मेरे ग्रुप डिस्कशन वाले में से सर हम 5 बच्चों का ही फाइनल सिलेक्शन हुआ है। मतलब 5 बच्चे ही ऐसे हैं जो 16 में से जिनका फेज 2 क्लियर हुआ, पास हुआ है। यस सर, ठीक है।
तो फेज 2 पास हो गए आपका, लगभग कितने बजे तक फारिग हो गए थे आप जीडी सर से? हम जीडी से तो हमें 8 बजे फ्री कर दिया गया था, बट उसके बाद जैसे ये मेडिकल के लिए फेज 3 बोलते हैं जिसको, इसके लिए उन्होंने डिटेल्स वगैरह फिल करवाई और चेस्ट नंबर देना था और मतलब रोल नंबर देना था मेडिकल के लिए। मेडिकल का चेस्ट नंबर पहले मिल जाता है क्या आपको? यस सर, उसी दिन मिल जाता है। जैसे जिसका फेज 2 होगा उन सबको वहीं रखेंगे, बाकी सबको बाहर कर देंगे। उनका चेस्ट नंबर फिर अलग अलॉट होता है? यस सर, उसका अलग चेस्ट नंबर अलॉट होगा। मतलब आपका जो चेस्ट नंबर मेडिकल का था वो उसी दिन फेज 2 के बाद आपको उसी टाइम मिल गया था, दे दिया गया था। ठीक है यस सर। उसके बाद फिर मेडिकल कहाँ हुआ बेटा आपका? सर मेरा 14 ईयर बेस एकेडमी दुंडीगल, अच्छा, तो सिकंदराबाद से लगभग 40 किलोमीटर। ठीक है। तो मेडिकल चला फिर आपका पूरा? यस सर। तो मेडिकल में कितने बजे रिपोर्ट करना सर था? मेरी सुबह 6 बजे की रिपोर्टिंग थी। अच्छा, तो कितने बजे एग्जिट हो गए थे आप? हमें सर रात को 10 बजे एग्जिट किया गया था। मतलब पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया था? पूरा प्रोसेस कंप्लीट होके जिसे सर मेरे को ग्रीन कार्ड मिला है, तो मेरे को ग्रीन कार्ड मिला था, और जिनको रेड कार्ड मिला था उनको रेड कार्ड दे के अपील करवा दी थी उनकी उसी टाइम री मेडिकल के लिए। अच्छा, तो अगर बात करें हम फेज 2 लगभग कितने बच्चों के लिए रहा था आपके? फेज 2 सर हमारे फाइनल फेज 2 117 का ही हुआ है। 117 मतलब सिर्फ 117 बच्चों का फेज 2 क्लियर हुआ है 420 में से। तो एवरेज मानने तो हम इसका लगभग 1/4 कह सकते हैं, ठीक है, या 1/4 नहीं 30% हम कह सकते हैं, लगभग 30% बच्चों का क्लियर हुआ फेज 2। ठीक है, तो कट ऑफ का बच्चे जिक्र करें जैसे कट ऑफ कितने ऊपर जाएगी, इतने कम बच्चों का फेज 2 क्लियर है। उसके बाद मेडिकल में बच्चे बाहर हुए हैं तो कट ऑफ कप पे कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। जिसका अगर 34वीं नंबर है वाई ग्रुप में वो भी सेफ है, 28 नंबर एक्स ग्रुप में वो भी सेफ है अगर उसने प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है तो, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा बाहर हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद बेटा मेडिकल आपका कंप्लीट हो गया? यस। ठीक है, तो अभी अगला स्टेप तो आपका मेरे ख्याल में एनरोलमेंट लिस्ट ही रहता है। PSL और एनरोलमेंट। PSL और एनरोलमेंट लिस्ट, ठीक है। तो PSL और एनरोलमेंट लिस्ट के लिए बेटा आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं कि आपका उसमें नाम शामिल हो और इस साल के अंत तक आप आसानी से या ज्वाइन कर पाएँ एयरफोर्स, और उसके बाद एक बार फिर से दोबारा से आएंगे एकेडमी में और इनसे पूरा एक्सपीरियंस भी लेंगे हम, भाई कैसे ट्रेनिंग रही, क्या कुछ सैलरी वगैरह उस पर भी हम सारा जिक्र करेंगे बट आफ्टर ज्वाइनिंग। तो एक बार फिर से मैं सुखदीप को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ बेटा। और अगर आप भी एयरफोर्स, नेवी और NDA की तैयारी करना चाहते हैं तो अचीवर डिफेंस एकेडमी से जुड़ के अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं बेटा। वो संस्था जो दे चुकी है अभी तक 1300 प्लस सिलेक्शन इन एयरफोर्स, नेवी एंड NDA। इस बार भी रिजल्ट में 97 बच्चे अपने ऐसे हैं जिनका फेज 2 और मेडिकल क्लियर हो चुका है। तो बेटा आप भी अपने सपनों में उड़ान भरें और अभी कॉल कर सकते हैं, जो कॉन्टैक्ट नंबर नीचे गिवन है उस पर कॉल करके पता कर सकते हैं पूरी जानकारी किस प्रकार से आपकी तैयारी करवाई जाएगी। ज़रूरी नहीं आप हरियाणा से हों, कहीं से भी आप हैं, हॉस्टल फैसिलिटी है एकेडमी के पास, आप यहाँ पे रह सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, अपनी पढ़ाई कर सकते हैं अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं। तो अभी इससे फिजिकल का जो जिक्र कर रहे थे वो डिप्स वगैरह और करवा के देखेंगे हम, तो क्या कुछ पोस्चर रहता था। तो एक बार डिप्स और बता दे बेटा, डिप्स का पोस्चर में क्या ध्यान रखना पड़ता है, आप कैसे पोस्चर होता है डिप्स का आपका? सबसे पहले सर वो ऐसे डाउन होने के लिए बोलेंगे। अच्छा, जितने वाइड, मतलब ये गैप के लिए कुछ कहते हैं क्या वो? सर जितने वाइड हमारे शोल्डर होंगे उतने वाइड ही हमारे, मतलब जितना यहाँ पे गैप है उतना ही गैप यहाँ पे होना चाहिए। में भी इतना ही होना चाहिए। ठीक है, पैरों में भी इतना ही गैप होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद सर वो जैसे फिर बोलेंगे कि डाउन, ऐसे डाउन रहना है। अच्छा, तब तक वो डाउन बोलेंगे, डाउन रहना है। अच्छा, फिर ऐसे अब बोलेंगे सर, फिर लगभग 5-7 सेकंड का यस सर आपको रोका गया था, 5-6 यस सेकंड, लास्ट में 10 सेकंड तक ले गए। यस सर। ठीक है, तो ये डिप्स का भाई, तो डिप्स का एक बार फिर से बता दूं मैं आपको, जितना गैप यहाँ पे उतना गैप आपके कंधों में और उतना ही गैप आपके पीछे पैरों में होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद खड़ा हो जाओ बेटा। स्क्वेट्स का और बता दे, स्क्वेट्स का कैसे? इसमें ऐसे रहना है कि जैसे, तो कितना गैप होना चाहिए पैरों सर ये में? बिल्कुल मिला के रखना है इनको। ठीक है, हाथ सामने से स्ट्रेट ठीक फॉरवर्ड। है, तो बैठते वक्त क्या ध्यान रखना है? सर बैठते वक्त ये ध्यान रखना है कि हमारी जो पोजीशन है वो हिले नहीं। अच्छा, मतलब पोस्चर हिलना नहीं, पोस्चर हिलना नहीं, कंपनी नहीं होना चाहिए। यस सर। ठीक है, बता एक बार। सर फिर वो बोलेंगे कि डाउन, ऐसे डाउन जाना, यहाँ तक पूरा डाउन जाना या नहीं, यहाँ तक जाना है सर। ठीक है, उसके बाद फिर वो अब बोलेंगे सर ऐसे, तो ऐसे 20 स्क्वेट्स लगाने होते हैं आपको, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए आपके पैरों में। ठीक है, यस। उसके बाद फिर आपका फिजिकल का जो हिस्सा है वो, सर फिर इसके बाद थी सिटअप्स। सिटअप्स थी, तो सिटअप्स का और बता दे थोड़ा। यहाँ पे गंदा है क्या, या कर लेगा एडजस्ट? कर लेंगे सर। चलो तो लगा फिर। तो सिटअप्स में ये बात ध्यान रखनी बेटा, आपको क्या कुछ बताएगा सर? पहले वो बोलेंगे कि स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे लेट जाना है। ठीक है, और फिर बोलेंगे कि अपने हाथ यहाँ से पीछे लेके जाने हैं। ठीक है, और फिर हमें अपनी जब जैसे वो बोलेंगे कि अप, तो ऐसे अप करके आना है यहाँ तक और इनको टच करना है सर। अच्छा,
यस सर। उसके बाद डाउन, डाउन वो बोलेंगे वापस जाना मतलब है, ये नहीं है कि आप हाथ नहीं बंधवाते पीछे वो? नहीं सर। ठीक है। यहाँ तो अप डाउन ऐसे आपको सिटअप्स लगाने? यस सर। ठीक है, ठीक है। खड़ा हो जाओ बेटा। कपड़े गंदे हो गए हैं इसके। अच्छा, उसके बाद सर ये चारों स्टेप होने के बाद जिन बच्चों को आउट किया उनको बाहर भेज दे रहे हैं और बाकी को अंदर ही बिठा लेते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है बेटा। तो इसने पूरा अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ये आपका में से एक बच्चा है जो कि अभी सिलेक्ट हो जाएगा इस ईयर के एंड तक, क्योंकि इसका अच्छा खासा स्कोर है और इसका फेज़ 1 भी हो चुका है, फेज़ 2 भी, फेज़ 3 जिसे हम मेडिकल कहते हैं वो भी क्लियर कर चुका है। सो डोंट वेट, ज्वाइन नाउ अचीवर डिफेंस एकेडमी फॉर श्योर सक्सेस इन एयरफोर्स, नेवी एंड NDA। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा। जय हिंद, जय भारत।